बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत कल हमने अपराध के बारे में समझा कि भाई क्या अपराध की विशेषताएं क्या होती हैं और किसी भी समाज में अपराध क्यों होता है। आज हम देखेंगे बाल अपराध क्या है और भारत में बाल अपराध के कारण क्या है। बाल अपराध संबंधी आंकड़ों में कई कमियां तो पाई जाती हैं। बाल अपराधियों के अपराध पुलिस में दर्ज भी नहीं कराए जाते कई बार, क्योंकि समाज के समृद्ध और धनी लोगों के बच्चों द्वारा किए गए अपराधों को भी साधारणतः उल्लेख नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमारे पास में सही गणना नहीं है। पहले ये देखेंगे कि बाल अपराध क्या होता है। बाल अपराध प्रतिवर्ष किए जाते हैं, बहुत ही लगभग 2% न्यायालय और पुलिस के ध्यान में आते हैं और बाकी जो अपराध हैं वो सब न गिनने में नहीं आते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 50,000 से अधिक बाल अपराध दर्ज किए जाते हैं। गांवों की तुलना में बाल अपराध शहरों में अधिक होता है। लड़कों और लड़कियों की तुलना में बाल अपराध अधिक पाए जाते हैं। बाल अपराधी व्यक्तिगत रूप से अपराध कम करते हैं। वे अधिकांशतः किसी अपराधी गिरोह या किसी गैंग में फंसे हुए होते हैं और उनके साथ मिलकर ही करते हैं। ऐसा देखने में आया कि कई बार छोटे बच्चे उस गैंग में शामिल होकर के उनको ऐसा प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है और बड़ा व्यक्ति दूर रह करके उनको सुपरवाइज करता है और ये छोटे बच्चों से अपराध करवाते हैं। अधिकांशतः बाल अपराध 12 से 16 वर्ष की आयु में ही किए जाते हैं। हालांकि क्योंकि इसमें बालक में नियंत्रण की शक्ति नियंत्रण कम रहता है, तो वे इसमें अपराध की ओर अधिक उन्मुख हो जाते हैं। शिक्षितों की तुलना में अशिक्षित बालकों द्वारा अपराध अधिक किए जाते हैं। बाल अपराधियों में से लगभग आधे अनुसूचित जाति और जनजाति में ही पाए जाते हैं। भारत में लगभग 81% बाल अपराधी पहली बार अपराध करने वाले होते हैं। भारत में अधिकांश बाल अपराध मित्रों आदि के द्वारा समूह में बनाकर किए जाते हैं। लगभग 64% बाल अपराधी अपराध के समय अपने माता पिता के साथ ही रहते पाए गए और अपने संरक्षकों के साथ ही रहते हैं। इस प्रकार कई बार बाल अपराधियों को चेतावनी दी जाती है, उन्हें सुधार गृहों में भेजा जाता है, उन्हें विशेष गृहों में भेज करके परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है और ये देखा जाता है कि उसका मकसद क्या था। 18 वर्ष से कम बालकों द्वारा किए गए अपराधों को बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। बाल अपराध के लिए कुछ प्रमुख कारण उत्तरदायी हैं जिसके कारण बालक अपराध की ओर अग्रसर होता है। एक ही माता पिता की कई बार हम देखते हैं संतान एक जैसी, उनकी परवरिश भी एक जैसी की जाती है, उनके स्कूल भी सेम होता है, लेकिन एक बालक चारित्रिक रूप से मर्यादित रूप से अच्छा नागरिक बनता है जबकि दूसरा बच्चा अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है। तो समाजशास्त्री ये देखना चाहते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे बालक अपराधों की ओर अग्रसर होते हैं। ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जिनसे व्यक्ति सही मार्ग नहीं चुन पाता है और वह भटक जाता है। ये जो आयु है बालकों की, ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है समाजीकरण के हिसाब से। समाजशास्त्री मानते हैं कि ऐसी स्थिति में या तो बालक को अगर सही दिशा मिले तो वह अच्छा लेखक, अच्छा कवि, अच्छा दार्शनिक, अच्छा अधिकारी, पढ़ाई में अव्वल, खेलों में अव्वल और उसमें ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये बातें कम होती हैं, क्योंकि उसे जीवन जीने का एक कला आ जाती है जो वह स्वयं भी विकास करता है और उसके आसपास की परिस्थितियां भी उसको विकसित करने में मदद करती हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, कई बार पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं, कई बार उनके साथ भेदभाव किया जाता है, वे अपनी इच्छा के विपरीत ही कई बार ऐसी गैंग में फंस जाते हैं या कई बार ऐसे उनके मित्र मंडली इस तरह की होती है जो उनको अपराध की ओर उकसाती है और वे लोग गलत कार्यों की तरफ, नशे की ओर, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, लड़कियों के साथ छेड़खानी आदि करने लगते हैं, जिसमें माता पिता को कोई बात नहीं बताते हैं। कई बार अत्यधिक लाड प्यार भी बालकों को बिगाड़ देता है। पॉश कॉलोनी में रहने वाले बच्चे भी अपराध करते हैं क्योंकि वह अत्यधिक लाड प्यार में उनके ऊपर नियंत्रण नहीं रहता। जैसा कि हमने पूर्व में भी देखा था कि समाजशास्त्री ये मानते हैं कि समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है और मनुष्य को निरंतर जन्म से लेकर मृत्यु तक वह कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो जहाँ समाजीकरण होता है, आवश्यक रूप से ये प्रक्रिया चलती है, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक नियंत्रण भी बहुत जरूरी है। सामाजिक नियंत्रण के अभाव में समाज में नागरिक अच्छे पैदा नहीं होते हैं। अच्छे नागरिक बनने के लिए समाज के द्वारा नियंत्रण भी किया जाना बहुत जरूरी है। पूर्व में यह कार्य परिवार और धर्म के द्वारा किया जाता था, अब धर्म का भी पतन हो चुका है और चूंकि परिवार का पतन भी हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में इन बाल अपराधियों की सेवा का जिम्मा या उन्हें सिखाने का जिम्मा आखिर किसके ऊपर है। शिक्षा दूषित हो चुकी है,
शिक्षक अपने उत्तरदायित्व से विमुख हो चुके हैं, माता पिता अपने उत्तरदायित्व से विमुख हो चुके हैं और कानून का डर नहीं है, धर्म अपने पतन की राह पर खड़ा है। तो ऐसी स्थिति में हम बालकों को कैसे सुधारें? अभी नई शिक्षा नीति हाल ही में लागू हुई है, जिसमें बालकों को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से जोड़ा गया है, क्रिएटिविटी से जोड़ा गया है, रचनात्मकता से जोड़ा गया है। अभी जो डिग्री की शिक्षा है केवल यही व्यक्ति का विकास नहीं करती है, बल्कि सर्वांगीण विकास बालक का करना है तो उसे किसी न किसी प्रकार से रचनात्मकता से और सृजनात्मकता से जोड़ना होगा, तभी वो बालकों का स्वस्थ विकास हो सकता है। इसके प्रमुख कारण ये हैं कि यदि हम किसी बुराई के कारणों को, जैसे टैगोर कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि यदि हम किसी बुराई के कारणों को जान लेते हैं तो आधा हल प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए समाजशास्त्री सदैव से ही कारण को ढूंढने में विश्वास करते हैं। जैसे हमारे कोई चोट लग गई है या कोई फोड़ा फुंसी हो गई है तो ऊपरी ऊपरी मलहम लगा करके हम उसको ठीक नहीं कर सकते जब तक कि उसकी जड़ में समाहित कारण को हम ढूंढ ना लें। तो इसका पहला प्रमुख कारण है पारिवारिक कारण। परिवार समाज की धुरी है और परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है। परिवार का व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जन्म के बाद बच्चे का सर्वप्रथम संपर्क परिवार के सदस्यों द्वारा ही होता है। अपने माता पिता, भाई बहनों और उनके व्यवहार को देखकर प्रभावित होता है, उनसे सीखता है। उनके पारिवारिक वातावरण, आर्थिक परिस्थितियाँ, शैक्षणिक स्तर, नैतिकता, ये सब उसके व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत योगदान देते हैं। जब माता पिता सही रूप में अपने बच्चों का दायित्व निर्वहन करते हैं और उन्हें अच्छा नागरिक, श्रेष्ठ नागरिक बनाने के लिए सेवा करते हैं, उन्हें परिवार से जोड़ करके रखते हैं, अपनी जड़ों से जोड़ के रखते हैं, उनमें संस्कार देते हैं, तो ऐसे बालक और बालिकाएं अपराधों से अधिक दूर रहते हैं। लेकिन इसमें अपराध पारिवारिक कारणों में भी पहला है भौतिक वंशानुक्रमण, फिजिकल हेरिडिटी। बच्चे के शरीर और स्वास्थ्य का संबंध उसके वंशानुक्रमण से भी है, जो कि उसकी शारीरिक और सामाजिक भूमिकाओं को प्रभावित करता है। अपराध शास्त्रियों का कहना है कि कई बार कुछ ऐसे शारीरिक कारण पैदा हो जाते हैं या परिवार में कई पीढ़ियां अपराधी थी तो वंशानुक्रमण के आधार पर भी बाल अपराधी पनपते हैं। फिर दूसरा, टूटे परिवार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टूटे परिवार में भी दो प्रकार के परिवार होते हैं। एक तो होता है भौतिक रूप से टूटे हुए परिवार और एक होते हैं मानसिक रूप से टूटे हुए परिवार। भौतिक रूप से परिवार के टूटने का अर्थ है कि परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाना या लंबे समय तक अस्पताल, जेल, सेना में रहना, तलाक हो जाना, पृथक्करण, सेपरेशन आदि। और मानसिक रूप से परिवार के टूटने का अर्थ है कि सदस्य एक साथ तो रहते हैं, दे लिव्ड इन अंडर वन रूफ, बट उनमें मनमुटाव, मानसिक संघर्ष, तनाव, ईर्ष्या, द्वेष बहुत ज़्यादा आई जाती है। आजकल के हम अखबार में रोज़ देखते हैं कि परिवार में पिता ने पुत्री को मार दिया, बलात्कार कर लिया, भाई ने बहन को मार दिया, बहन ने भाई को मार डाला, बहन ने पिता को मार डाला, और पत्नी ने पति को मार डाला, पति ने पति को मार डाला, शराब के नशे में, व्यसन में, ईर्ष्या द्वेष में, गरीबी के हालातों में ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं कि उन्हें ये ध्यान, उनके विवेक शून्य हो जाते हैं। हंसा सेठ ने मुंबई में अध्ययन किया तो, और उसी तरह से सुलजेनर ने, डॉक्टर मेरिल ने अपने अधिकांश अध्ययनों में पाया कि एक समान रूप से बात पाई कि सभी शराब का प्रयोग करते थे। शराबखोरी के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, सदस्यों का स्वास्थ्य गिर जाता है, अनुशासन कमज़ोर होता है। ऐसे परिवार को पड़ोसी भी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। अपराधी लड़कियों पर किए गए अध्ययन स्पष्ट करते हैं कि अधिकांश टूटे परिवारों से आती हैं जो वैश्यावृत्ति की ओर अग्रसर हो जाती हैं, अनैतिकता में लिप्त हो जाती हैं। इसी तरह से कई ऐसे रिसर्चेस भी की गई। फिर तीसरा है अपराधी भाई बहन। कई बार भाई बहन अपराधी होते हैं तो उनका प्रभाव भी उनके सिबलिंग पर पड़ता है। सिबलिंग अर्थात उनके साथ में रहने वाले जो बच्चा बड़ा हो रहा है उसके ऊपर ही पड़ता है, उनको देख देख करके ऐसा सीखता है। इसी प्रकार सौतेले माता पिता का व्यवहार भी बच्चों को परिवार में जो स्नेह और प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, और उनका द्वेषतापूर्ण व्यवहार बच्चे की मानसिकता को कमज़ोर कर देता है, उसमें हीन भावना पैदा कर देता है। कुल मिलाकर के ऐसा कहते हैं कि बालक में जब हम उसको पैदा होता है तो उसको अतिरिक्त स्नेह की, सेवा की, अतिरिक्त अनुराग की और खुशी की और उसको एक संरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो उस टाइम छोटा होता है और उस टाइम योग्य नहीं होता अपनी उसको करने के लिए, और ऐसे में उसको वैसा वातावरण नहीं मिलता तो विद्रोह कर बैठता है। कई बार यहाँ तक भी देखने को मिलता है कि वो सौतेले पिता का, सौतेली माता का खून तक कर देता है। फिर है पांचवा,
परिवारों में पक्षपातपूर्ण व्यवहार होने पर भी बच्चों में निराशा और घृणा की भावना जन्म ले लेती है। यदि परिवार में किसी बच्चे को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे अधिकांशतः गाँवों में, शहरों में बेटों को दी जाती थी, तो लड़कियों में कई प्रकार की हीन भावनाएं आ जाती थी। घर से भाग जाना, लव मैरिज कर लेना, फिर छोड़ देना, ये सब बातें भी उनमें देखी जाती थी। कई बार अधिक मार और डांट खाने वाला बच्चा भी परिवार में वयोवृद्ध लोगों का सम्मान करना बंद कर देता है। उसमें एक अलग प्रकार का संघर्ष पैदा हो जाता है और वो जानकर से लोगों की इच्छा के विपरीत कार्य करने लगता है और सैडिस्ट हो जाता है। उसको खुशी मिलती है, दूसरों को दुख देख करके उसको खुशी मिलती है। तो उस पर का अपराधी मनोवृत्ति का कई बार जन्म भी हो जाता है। घर से चीज़ें चुरा लेता है, बेच देता है आदि, तोड़ देता है आदि। फिर है दोषपूर्ण अनुशासन। परिवार में बच्चों पर बहुत अधिक नियंत्रण होने पर वे कठोरता से बचने के लिए भाग जाते हैं। जो ही उन्हें अवसर मिलता है वे उन कार्यों को करने लगते हैं जिनके लिए उन्हें मना किया गया था। तो कठोर नियंत्रण भी एक इसका कारण हो सकता है। और फिर उसकी दबी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो अपराध करता है। उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। वो माता पिता दोस्त की तरह, मित्र की तरह अगर उसका पालन पोषण करते हैं तो बच्चे भी अपने माता पिता को हर एक बात बताते हैं। तो इससे बच्चों का अहम कमज़ोर हो जाता है, ईगो कमज़ोर हो जाता है। वो अपनी ईड़ प्रवृत्तियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता और बिगड़ जाता है। पिता का माता पर या माता का पिता पर अधिक नियंत्रण होने पर भी पारस्परिक टकराव होता है, जिनसे कि बच्चों पर कुप्रभाव पड़ता है। फिर है गरीबी। अधिकांशतः अध्ययन प्रकट करते हैं कि गरीबी ने बच्चों को अपराधी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व किए गए कई अध्ययनों से बात स्पष्ट हुई कि अपराधी बच्चे के पिता अदक्ष मजदूर थे, कम उम्र में कारखाने में काम वगैरह करते थे, उनका खूब शोषण होता था, प्रलोभनों के सामने झुक जाते थे, उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी। तो जैसे जैसे आर्थिक स्तर निम्न होगा तो बाल अपराध की दर भी ऊँची रहेगी। माता पिता के घर के बाहर रहने की अवधि में बच्चे आवारागर्दी करते हैं। ऐसे उनको अवसर नहीं मिलते, ना शिक्षा की उनके लिए व्यवस्था है, ना कोई खेल कूद के मनोरंजन के साधन है। वैसे झोंपड़ियों में, ढाणियों में, गंदी बस्तियों में रहते हुए वैसे ही पनप जाते हैं और फिर इस तरह से अपराध करने लगते हैं। फिर प्रकारात्मक अपर्याप्तता। जब परिवार में अनुपयुक्त रूप से कार्य होता है या उसकी संरचना ही दोषपूर्ण होती है तो बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे बर्ट ने बताया कि कई परिवारों में शराब का प्रयोग किया जाता था। शराब परिवार की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर कर देती है और अनुशासन भी घटा देती है। तो ऐसी दृष्टि से प्रकारात्मक अपर्याप्तता के कारण भी बाल अपराधी बनते हैं। फिर है बच्चे का तिरस्कार, रिजेक्शन ऑफ द चाइल्ड। कई बार बाल अपराध के लिए माता पिता द्वारा बालक का तिरस्कार महत्वपूर्ण कारण है। जहाँ माता पिता और पड़ोसी बच्चे की वास्तव में सहायता व सुरक्षा करना चाहते थे, वहाँ ऐसे बालकों के विरुद्ध न्यायालय में बहुत कम ही मामले दर्ज किए गए। परिवार का असुखकर जीवन या शांति नहीं होना या सुरक्षा नहीं होना बच्चे के मानसिक संतुलन को इतना बिगाड़ देता है कि वह अपराध करने लग जाता है। उसमें निरंतर तनाव और संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। फिर है 10वां भीड़भाड़ युक्त परिवार। बहुत बड़ा परिवार होने के कारण उसमें मकानों के ऊंचे किराए और न सीमितता के कारण निम्न मध्यम वर्ग के अधिक कमरों वाले मकानों को जुटा पाना उनके लिए कठिन होता है। तो आवास की स्थिति भी इसके लिए उत्तरदायी होती है, जहाँ पर उन्हें शांत वातावरण, एकांत की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, न ही उन्हें पढ़ाई का स्थान मिलता है, न ही उन्हें अपनी बात कहने का स्थान मिलता है। इन सबसे बच्चों के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो परिवार कितना उत्तरदायी है बाल अपराध के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट कारण यही है। फिर है व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारण में पहला है शारीरिक कारण। कई बार शारीरिक रचना बाल अपराध के लिए उत्तरदायी होती है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, ऐसा माना जाता है। कमज़ोर, बीमार, अस्वस्थ, मानसिक रूप से अस्वस्थ, डिप्रेशन, नशा आदि के द्वारा बच्चे कई बार बाल अपराध की ओर अधिक झुक जाते हैं। तो शारीरिक कारण भी उनमें हीनता, कमज़ोरी, डर, भय, धोखा देने की आदत, शर्म बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। तो वे जब समय आता है तो वे अपने अपराध करने लग जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा है मानसिक कारण। मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सकों का कहना है कि मानसिक असामान्यताओं को बाल अपराध के लिए बहुत अधिक उत्तरदायी माना गया। उन्होंने इस कारक के रूप में माना और उसी रूप में दर्शाया जैसा वे चाहते थे। पहला, मानसिक योग्यता। ऐसा माना जाता है कि बाल अपराधी मानसिक रूप से थोड़ा पिछड़ा होता है। उसका जो IQ लेवल होता है वो अन्य सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग होता है। तो कमज़ोर मस्तिष्क भी कई बार अपराध के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि मैं ये समाज की दृष्टि में अपराध है। स्वस्थ मस्तिष्क अपराध का विरोध करता है। इलियट ने, हीली ने, ब्रूनर ने कई ऐसे रिसर्चेस किए और उन्होंने अपने कई लेख भी प्रकाशित किए। द रिलेशन बिटवीन मॉरलिटी एंड इंटेलेक्ट,
उसमें इन्होंने बताया कि मानसिक पिछड़ेपन के कारण तर्क शक्ति का अभाव हो जाता है और वे शीघ्र ही अपराध की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। फिर है तीसरा, भावनात्मक अस्थिरता और मानसिक संघर्ष, इमोशनल इंस्टेबिलिटी और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। मानसिक स्थिरता उच्च अनुकूलन का सूचक होती है। बाल अपराधियों को मानसिक रूप से अस्थिर पाया जाता है। वे थोड़ी पल में माशा, पल में तोला, पल में माशा होते हैं। जब उनका गुस्सा, उनका क्रोध अधिक बढ़ने लगता है, उनके अपने संवेगों पर इस तरह नियंत्रण नहीं रहता, तो भी इस तरह से यूथ कॉन्फ्लिक्ट में, जिस प्रकार मिरियम और वॉटर्स ने अपनी पुस्तक में बताया यूथ इन कॉन्फ्लिक्ट, उसमें लिखा कि घर, स्कूल और समुदाय का निरंकुश व्यवहार बच्चों में घृणा की भावना पैदा करता है और अपने मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति का शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास भी साथ साथ हो। फिर तीसरा, सामुदायिक कारण। जिस समुदाय में बच्चा रहता है उसका वातावरण अनुपयुक्त होता है तो बालक अपराधी बन जाता है। बच्चों की कई बार बुरी दशाएं, घर की बुरी दशाएं भी बच्चों को असुखकारी होती हैं उनके लिए, और वे पारिवारिक और सामुदायिक स्रोतों के अभाव में, खेल के स्थानों में, घरों की अनुचित अव्यवस्था के कारण अपराध पनपते हैं। इसीलिए कई जगह पर ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए जहाँ पर बच्चों को गंदी बस्तियों से हटाकर उनके लिए स्कूल खोले गए, मनोरंजन के साधन रखे गए, खेल, तो ऐसा पाया गया कि वहाँ पर बच्चे अपराध की दर में कमी भी आई। इसमें पहला है मनोरंजन। सामुदायिक कारणों में पहला है मनोरंजन। मनोरंजन और बाल अपराध में सह संबंध है, को रिलेशन है। उचित मनोरंजन की सुविधा होने पर बाल अपराध की दर में कमी आती है। खाली समय में जब बच्चा न तो स्कूल जाता है, न कोई काम करता है और अपराध की प्रवृत्त होता है, ना काम करता है तो अपराध की ओर प्रवृत्त होता है। जैसे कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर, एम्प्टी माइंड इज ऑलवेज डेविल्स वर्कशॉप। बड़े शहरों में मॉल, सिनेमा घर, पार्क आदि ऐसे स्थान होते हैं जहाँ मनोरंजन हेतु काफ़ी लोग एकत्रित होते हैं। बच्चे भी इन स्थानों पर खाली समय व्यतीत करने पहुँच जाते हैं और आर्थिक रूप से भी मजबूत होते हैं तो पैसा भी खर्च करते हैं। सिनेमा में दिखाए जाने वाले मार धाड़, यौनाचार, चोरी, डकैती, मर्डर, हत्याएं, सीरियलों में इस तरह से गालियाँ, ये सब दिखाए जाने पर बच्चों के मन मस्तिष्क पर गलत प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार पार्क, खेलकूद, मनोविनोद के अभाव में थकान और ऊब जन्म लेती है, जो कि जीवन में असामान्यता पैदा करती है और वो अपराध की ओर अग्रसर होता है। दूसरा, स्कूल। विद्यालय ज्ञान के मंदिर होते हैं और इन मंदिरों में मानवता को ढाला जाता है। विद्यालय में अच्छा वातावरण होने पर एक बच्चा अच्छा नागरिक बनता है, उससे अपेक्षा की जाती है कि वो अच्छा नागरिक बने। लेकिन अगर स्कूल का वातावरण, अध्यापकों का व्यवहार, स्कूल के साथी छात्रों द्वारा निरंकुशता, अध्यापकों की प्रभावहीनता, अध्यापक का घर में संघर्ष, उनकी असुरक्षा, बीमारी, पाठ्यक्रम की कठोरता, मनोरंजन, आराम का अभाव और स्वार्थी तत्वों के कारण इन्हें भी अपने संगठन अध्यापकों ने बना रखे हैं और वे इस तरह से उन्हें जो उनके कोमल मस्तिष्क को एक अच्छे उसमें नागरिक में ढालने की जब प्रक्रिया होती है तब सभी स्वार्थी बन जाते हैं और इस प्रकार ऐसे अयोग्य नागरिक फिर जो है अपराधी बनते हैं। फिर अपराधी क्षेत्र। कई बार पड़ोस, अपराधी क्षेत्र या अपराधी कम्युनिटी में रहने पे वेश्याओं के अड्डे के आसपास रहना, जुआरियों, चोरों, शराबियों, गुंडों के आसपास रहना, निवास स्थान होने पर भी बच्चों के अपराधी बनने के अधिक अवसर रहते हैं, क्योंकि उनके मस्तिष्क में वो प्रभाव पड़ता है और वो जो देखते हैं। कहते हैं कि अनुकरण और सुझाव ग्रहणशीलता अधिक होने के कारण अपराधी प्रवृत्तियों को सीखने की संभावना अधिक रहती है। अच्छी बात वह बच्चा देर से सीखता है और गलत बात जल्दी सीख लेते हैं। इस प्रकार पड़ोस और स्थानीय दशाओं का भी अपराध से घनिष्ठ संबंध है। फिर है साथी, कंपेनियंस। एक बच्चे को अपराधी बनाने में उसके साथियों का योगदान होता है। अकेलेपन में अपराध सीखने के अवसर बहुत कम होते हैं और ऐसा भी मानसिक परिस्थितियों के कारण भी संभव होता है, क्योंकि वो डर जाता है अकेला अपराध। और जैसे समूह में होता है तो उसमें एक वह थोड़ा शक्तिशाली महसूस करता है और जैसे समूह में कार्य करने लगते हैं सब बच्चे, अपराधी, बाल अपराधी, तो वे करने लगते हैं। फिर है युद्ध की स्थिति। युद्ध भी सामाजिक विघटन और विनाश उत्पन्न करता है, सामाजिक पारिवारिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। और बाल अपराध और युद्ध का अध्ययन किया था एल्सा कॉस्टेंडिक ने। उन्होंने बताया कि यूरोप में युद्ध के कारण बच्चों की शिक्षा बंद हो गई थी। बच्चों के माता पिता युद्ध कार्य में व्यस्त थे, मार कारखानों में, युद्ध स्थल पर, तो बच्चों की देखरेख करने वाला कोई नहीं था, तो ऐसे बच्चों ने भी अपराध को अपना लिया था। इस प्रकार यूरोप में भी उस समय बाल अपराध की दर बहुत अधिक बढ़ गई थी। फिर अन्य कारणों में जैसे आता है बाल अपराध में कि मूल्यों में भ्रम हो जाता है। जब बच्चे के सामने विरोधी मूल्य होते हैं, वह तय नहीं कर पाता कि कौन से मूल्य सही हैं और अपनाने योग्य हैं। घर में ही जब माता पिता झूठ बोलते हैं, एक दूसरे का आदर नहीं करते हैं, तो उनको संस्कार नहीं मानता है। उधर दूसरी ओर सांस्कृतिक भिन्नता और संघर्ष, कल्चर, कॉन्फ्लिक्ट और क्राइम।
सेलिन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कल्चर, कॉन्फ्लिक्ट और क्राइम में बताया है कि उन्होंने सांस्कृतिक भिन्नता को भी अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया है। विभिन्न संस्कृतियाँ भी एक दूसरे की संस्कृति को में अंतर देखते हैं तो उनमें संघर्ष पाया जाता है। ऐसे अनिश्चितता की स्थिति पैदा होती है। फिर है जाति व्यवस्था। भारत में कई अध्ययन स्पष्ट संकेत करते हैं कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों में अपराध इसलिए पैदा होता है कि उनके प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है, छुआछूत किया जाता है और अपराध करने के लिए उनको मजबूर करते हैं। फिर है नैतिक पतन। नैतिक पतन के कारण भी राजनेताओं, व्यापारियों, सरकारी कर्मचारियों का नैतिक पतन हो चुका है, भ्रष्ट हो चुके हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं का भी बच्चों पर प्रभाव पड़ता है और वे आदर्श किसे माने, उसके सामने भूमिका और रोल की एक समस्या पैदा हो जाती है। वो रोल मॉडल किसको माने। फिर है स्वतंत्रता में वृद्धि। हर कोई नवीन समाज में नियंत्रण शिथिल हुआ है। अनैतिकता, हिप्पीवाद, व्यक्तिवाद, इच्छाओं में वृद्धि, यौन स्वतंत्रता आदि ऐसी महानगरों में इस तरह की स्थितियां होने पर भी अपराध अधिक बढ़ गया। ऐसे हम हत्याएँ, मर्डर ज़्यादा देखने लगते हैं। फिर है आर्थिक मंदी। आर्थिक संकट और कुचक्र भी, जैसे अभी कोरोना महामारी के कारण भी, अभी वर्तमान समय में देखें तो कोरोना महामारी के कारण भी छीना झपटी, हत्याएं, हिंसा और जो है चोरी चपाटी अधिक बढ़ गई है। क्योंकि कोरोना महाकाल में लॉकडाउन की स्थिति में जो रोजगार थे ठप हो गए, लोग बेरोजगार हो गए, छोटे जो उद्योग धंधे थे ठप हो गए। तो ऐसे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, मनोरंजन और शिक्षा की भी उचित व्यवस्था नहीं कर पाते, तो उनके बालक अपराधी बनने की और मजबूर हो जाते हैं कई बार। हालांकि वे चाहते हैं कि हम अपराध नहीं करें, पर भूखे पेट न होए भजन, यानी कहने का तात्पर्य कि भूखा पेट व्यक्ति को अपराध की ओर, उन्माद की ओर प्रेरित करता है। फिर है आवारागर्दी। आवारापन बाल अपराध के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करता है। आवारा की परिभाषा का मतलब है, या फेयरचाइल्ड कहते हैं कि आवारा अप्रतिबंधित यात्रा करने वाला दरिद्र व्यक्ति है जो निरुद्देश्य सड़कों पर इधर उधर घूमता है, माता पिता के बिना आज्ञा के घर पे अनुपस्थित रहता है, वैश्यों जुओं के अड्डों पर पाया जाता है, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगना, छेड़छाड़ करना, इन सब बच्चों को आवारा माना गया। डॉक्टर श्रीवास्तव कहते हैं कि आवारा को 7 से 18 वर्ष की आयु का वह लड़का जो अपने माता पिता और संरक्षकों की बिना स्वीकृति के घर से बाहर निकल जाता है और जिसके सामाजिक व्यवहार से सामाजिक विघटन पैदा होता है, ऐसे व्यक्ति आवारा की श्रेणी में आते हैं। फिर है जैसे फुटपाथ पर सोने वाले, इसमें आते हैं फुटपाथ पर सोने वाले जिनका निजी मकान नहीं है और अनैतिक अपराधी परिवारों से संबंधित हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाल अपराध के सभी कारण उनके लिए उत्तरदायी। फिर है भगोड़ापन। स्कूल से बिना किसी सूचना के भाग जाना। कई बार हम न्यूज़पेपर और उनमें भी देखते हैं कि बच्चे ट्रेन में बैठ करके भाग जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे माता पिता ने लिपस्टिक लगाने के लिए मना कर दिया तो लड़की भाग गई घर से और फिर किसी स्टेशन पर मिली जब उसको क्या। फिर इसी तरह से ऐसे बच्चे गैंग ऐसे बच्चों की तलाश में रहती है, फिर उनको पकड़ के ले जाते हैं और फिर उनको अपराध सिखाते हैं। यह बच्चे का वह अपराध है जिसमें वह बिना किसी कारण के स्कूल से अनुपस्थित रहता है। राजनाथ खन्ना ने भी लखनऊ में इस प्रकार का भगोड़ेपन का अध्ययन किया। उन्होंने परिभाषित किया कि एक भगोड़ा बालक ऐसा बालक है जिसकी आयु 6 से 18 वर्ष है, जिसका नाम स्कूल के रजिस्टर में दर्ज है, जो जानबूझकर इरादे से अपनी कक्षा के मित्रों, स्कूल के साथियों और अन्य साथियों के प्रोत्साहन के कारण स्कूल से भाग जाता है या पीरियड को मिस करता है और इस तरह से वह बाहर घूमता रहता है। फिर है आकस्मिक, जो कक्षा में नहीं आते हैं। फिर आदतन, जिनकी आदत होती कक्षा में नहीं आने की, इस तरह से। और फिर पुनरावृत्ति वाले। इस प्रकार बाल अपराध के ये बहुत सारे कारण हैं जो कि एक कोमल मस्तिष्क पर अपना बुरा प्रभाव डालते हैं और इस तरह से बाल अपराध निरंतर बढ़ता जाता है। तो समाजशास्त्री ये मानते हैं कि कारण हमें पता करने पर अब उनकी रोकथाम के क्या उपाय किए जाते हैं, ये हम अगली कड़ी में जानेंगे।